नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, संरचना और जैविक महत्व के बारे में। सभी विद्यार्थियों का इस गहन अध्ययन में स्वागत है। जब भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कार्बोहाइड्रेट या चीनी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर मीठी चीजें या सिर्फ जिम और डाइट वाले शब्द ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर यही होता है। लेकिन आज के हमारे नोट्स की पहली स्लाइड को देखते ही ये साफ हो जाता है कि ये विषय सिर्फ खाने की थाली तक सीमित नहीं है। सही कहा, ये वास्तव में जीवन के आधारभूत घटक हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? आज हमारा उद्देश्य है कि नोट्स के हर एक बिंदु और स्लाइड का हम क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करें। हम इसके पूरी गहराई तक जाएंगे ताकि इस जटिल विषय की पूरी समझ विकसित हो सके। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? अगर हम रासायनिक परिभाषा की बात करें, जो स्लाइड 2 पर है। हाँ, मैंने देखा। इसका सामान्य सूत्र CnH2ON दिया गया है। बिल्कुल, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कार्बन के साथ पानी के अणु जोड़ दिए गए हों। इसीलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है। लेकिन नोट्स में एक और तकनीकी परिभाषा है जो कहती है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, तो मैं यही सोच रही थी कि इसे हम आसान भाषा में कैसे डिकोड कर सकते हैं। इसे तोड़कर समझना बहुत आसान है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है पॉली यानी बहुत सारे और हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप्स। अच्छा, तो मतलब कार्बन की एक चेन है जिस पर बहुत सारे OH ग्रुप्स लटके हुए हैं। एकदम सही। और इसके साथ ही एक मुख्य फंक्शनल ग्रुप होता है। ये या तो एल्डिहाइड हो सकता है, जो कार्बन श्रृंखला के बिल्कुल सिरे पर बैठता है, या फिर ये कीटोन हो सकता है जो श्रृंखला के बीच में कहीं अपनी जगह बनाता है। हाँ, यही बनावट इन्हें इनका अनोखा बर्ताव देती है। अब अगर हम इनके काम देखें तो नोट्स में 4 मुख्य कार्य बताए गए हैं। सबसे पहला तो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि हम सब जानते ही हैं। लेकिन बाकी 3 थोड़े हैरान करने वाले हैं। संरचनात्मक घटक, कोशिका पहचान और न्यूक्लिक एसिड के अग्रदूत। यही तो बायोकेमिस्ट्री की असल खूबसूरती है। मैं यही सोच रही थी कि एक साधारण सी चीनी का DNA से क्या लेना देना हो सकता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड के अग्रदूत वाली बात पे गौर करें तो हमारे DNA और RNA के बैकबोन में जो शर्करा होती है ना, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, बिल्कुल, वो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके बिना आनुवंशिक जानकारी आगे जा ही नहीं सकती। और ये कोशिका पहचान वाला बिंदु, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की कोशिकाओं को कैसे पहचानती है? कोशिकाओं की सतह पर कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का बारकोड रीडर का काम करते हैं। हाँ, इसी से तय होता है कि कौन सी कोशिका अपनी है और कौन सी बाहर की। बहुत ही दिलचस्प। शायद इसीलिए स्लाइड 3 में इसका वर्गीकरण किया गया है। इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। अगर मैं सही समझ रही हूं तो ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स के खेल जैसा है। और बहुत ही सटीक उदाहरण है। मोनोसैकेराइड्स लेगो का वो सबसे छोटा सिंगल ब्लॉक है जिसका और जलपकटन नहीं किया जा सकता। सही कहा। जब आप ऐसे 2 ब्लॉक्स को जोड़ते हैं तो वो डाइसैकेराइड बन जाता है। और अनेक इकाई जुड़ जाएं तो पॉलीसैकेराइड। हाँ, और अंत में ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स जो अन्य बायोमॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेगो के उस सबसे छोटे ब्लॉक यानी मोनोसैकेराइड्स की मूल संरचना देखते हैं। इनमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणुओं की एक बैकबोन होती है। और यहाँ एल्डोज और कीटोज का जिक्र है, जैसे ग्लूकोज एक एल्डोज है और फ्रुक्टोज एक कीटोज। कार्बन की संख्या के आधार पर भी इनके नाम तय होते हैं, जैसे 3 कार्बन वाले ट्रायोल्स। हाँ, ग्लिसराल्डिहाइड इसका उदाहरण है। 5 कार्बन वाले पेंटोज होते हैं, जैसे राइबोज। और 6 कार्बन वाले हेक्सोज कहलाते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज। बिल्कुल। अब स्लाइड 5 पर आते हैं, जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री का जादू शुरू होता है। हाँ, विद्यार्थियों को अक्सर ये चिरल कार्बन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है, अणु की दिशा को समझना। अगर हम इसे आसान तरीके से समझें तो एक चिरल कार्बन वो कार्बन परमाणु है जिससे 4 बिल्कुल अलग अलग रासायनिक समूह जुड़े होते हैं। इससे अणु में एक असम्मिति आ जाती है। हाँ, और इसी वजह से अणु अंतरिक्ष में 2 अलग अलग विन्यास बना सकता है, D और L विन्यास। D और L कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ 3 प्रमुख अवधारणाएं भी हैं: मिरर इमेजेस,
एपीमर्स और एनोमर्स। मिरर इमेजेस तो हमारे दाएं और बाएं हाथ की तरह हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब। और एपीमर्स? जब दो शर्कराएं केवल किसी एक विशिष्ट कार्बन परमाणु पर अलग होती हैं, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सिर्फ एक कार्बन पर अंतर होता है। बिल्कुल। और एनोमर्स तब बनते हैं जब सीधी चेन पानी में घुलकर एक गोल चक्र या रिंग बना लेती है। इसी से अल्फा और बीटा ग्लूकोज तय होते हैं ना? हाँ, एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप की दिशा से ये तय होता है। चलिए अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं? यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की प्रक्रिया आती है। जब दो इकाइयां जुड़ती हैं तो पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं और फिर ऑक्सीजन का एक सेतु बन जाता है। बिल्कुल, उसी सेतु को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। स्लाइड 7 में 3 सबसे महत्वपूर्ण डाइसैकेराइड्स की चर्चा है। सबसे पहले माल्टोस। माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। इसमें अल्फा 1 to 4 बॉन्ड होता है और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा है लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं, बीटा 1 to 4 बॉन्ड के साथ। ये भी रिड्यूसिंग है। और तीसरा सुक्रोज है, यानी टेबल शुगर। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। इसमें अल्फाल 1 to 2 बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग का अर्थ है कि इसमें कोई सिरा खाली नहीं बचता। हाँ, दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में लॉक हो जाते हैं। तो यह बहुत स्थिर होता है। अब स्लाइड 8 की ओर बढ़ते हैं। जटिल शर्करा यानी पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बीच का अंतर समझना जरूरी है। होमो मतलब एक ही प्रकार की शर्करा और हेटेरो मतलब विभिन्न प्रकार की शर्कराओं का मिश्रण। स्लाइड 9 में ऊर्जा भंडारण की बात की गई है। पौधों में यह स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च में एमिलोज और एमिलोपेक्टिन होते हैं, जिनमें अल्फा 1 to 4 और अल्फा 1 to 6 बॉन्ड होते हैं। और जानवरों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जितनी अधिक ब्रांचिंग होगी, ऊर्जा उतनी ही तेजी से मुक्त होगी। मतलब जानवरों को अचानक ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए ज्यादा शाखाएं होती हैं। बिल्कुल सटीक। स्लाइड 10 पर आते हैं, जो प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट्स की मजबूती का उदाहरण है। संरचनात्मक घटक। पौधों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है, जिसमें बीटा 1 to 4 लिंकेज होता है, जिसे हम पचा नहीं सकते। सही कहा। और आर्थ्रोपोज के बाएं कंकाल में काइटिन होता है, जो आयन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है। अब स्लाइड 11 पर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का जिक्र है। इन्हें शरीर के लुब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में पेश किया गया है। इसके 3 बेहतरीन उदाहरण हैं। हाइलोरोनिक एसिड, जो जोड़ों में स्नेहन का काम करता है, और हेपरिन, जो एंटीकोएगुलेंट है, यानी खून का थक्का बनने से रोकता है। और तीसरा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, जो उपास्थि या कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। स्लाइड 12 में प्रोटीन के साथ जुड़ाव की बात है, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं, जैसे हमारी एंटीबॉडीज। और प्रोटियोग्लाइकन, जो टिश्यू हाइड्रेशन करते हैं। स्लाइड 13 में लिपिड के साथ जुड़ाव बताया गया है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये झिल्ली की स्थिरता और कोशिका संपर्क में अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ एक बेहद रोचक तथ्य है, हमारे रक्त समूह के एंटीजन वास्तव में इन्हीं कार्बोहाइड्रेट संरचनाओं पर निर्भर करते हैं। हाँ, हमारा ब्लड ग्रुप असल में कोशिकाओं की सतह पर मौजूद इन्हीं शर्कराओं से तय होता है। यह बहुत ही कमाल की बात है। अब हम स्लाइड 14 पर आते हैं, नैदानिक महत्व। इस ज्ञान का मेडिकल पहलू बहुत जरूरी है। इसमें 4 मुख्य बीमारियां हैं। पहली है डायबिटीज मेलिटस, जो एक कार्बोहाइड्रेट चयापचय विकार है। दूसरी है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे लोग दूध नहीं पचा पाते। तीसरी है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जहां ग्लाइकोजन का असामान्य जमाव होने लगता है। और चौथा है कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, जो ग्लाइकोसिलेशन में डिफेक्ट के कारण होते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 15 पर हम पूरे लेक्चर का एक त्वरित सारांश दे सकते हैं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है, भंडारण के लिए स्टार्च और ग्लाइकोजन है, संरचना के लिए सेलुलोज और काइटिन है, और संचार के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स। विद्यार्थियों को बता दें कि ये जानकारी उच्च स्तरीय जैव रसायन विज्ञान की प्रामाणिक पुस्तकों से ली गई है, जैसे लेहेंजर, व्हाइट एंड व्हाइट और हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही शानदार विश्लेषण रहा। इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं विद्यार्थियों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए।
हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लिक एसिड के अग्रदूत हैं और कोशिकाओं की पहचान तय करते हैं। जैसे हमारे बेड ग्रुप्स। हाँ, तो इससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि विकासवाद के शुरुआती दौर में जब शायद जटिल प्रोटीन नहीं बने थे, तो क्या ये साधारण शर्करा के अणु ही क्या यही कोशिकाओं के बीच संचार की पहली भाषा थे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।